हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसके बीच के कुछ चैप्टर्स हमने छोड़ दिए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 5 और 6 को हमने छोड़ा है, 4 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। उत्कीर्ण मतलब कुरेद कर निकालना या बनाना। ठीक है, इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य और साम्राज्य क्यों कहा जाता था, यानी राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, उसकी वजह क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी चाणक्य जो थे वो बहुत बुद्धिमान शख्स थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया था, शासक बनाया था उस वक्त का, जो आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादा थे। ठीक है, जो लगभग 2300 साल पहले की थी एक बात। अब उसके बाद की बात करते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये एक वंश है जो कि मौर्य साम्राज्य चल रहा है। ठीक है, वंश किसे कहा जाता है? जो एक के बाद एक राजा बनते चले जाते हैं एक ही परिवार के, तो उसे वंश कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन के तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम आपको मैं पहले भी डायरेक्शन समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। डायरेक्शन में हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। ये उत्तर होती है हमारी, ठीक है, और ये हमारी दक्षिण होती है, और ये हमारी क्या होती है? पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, अब इसने कहा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये है आपके ऊपर, ठीक है, और पश्चिम कौन सी है? ये है। तो इनके बीच की डायरेक्शन क्या हुई? ये उत्तर पश्चिम हुई। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य एशिया, तो मध्य तो हमें पता ही है, मध्य यानी बीच में, और एशिया अब पूरा एशिया को जानते ही हैं। चलिए अब समझते हैं आगे। मैंने डायरेक्शन आपको बता दिया है, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला हम मैप में देखेंगे। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पर है? सारनाथ, और ये तमाम चीज़ें यहीं पर हैं। ठीक है, तो तक्षशिला कहाँ है? ये रहा, तक्षशिला इस जगह पर है। ठीक है, और ये किसका रास्ता है? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, इंडिया क्या है? साउथ एशिया है। साउथ या दक्षिण एशिया कह लो। हमारा इंडिया कहाँ पर आता है? दक्षिण एशिया। एशिया क्या है? पूरा एक महाद्वीप है। हम पहले पढ़ चुके हैं महाद्वीप के बारे में ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये हमारा एशिया में आता है, और हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है? साउथ एशिया, यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया में। ठीक है, तो ये हमारा क्या कह रहा है कि मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पड़ता था? उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था
वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग तरह तरह के यानी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, यानी कपड़े भी अलग अलग तरह के पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है, यानी कर इकट्ठा करेंगे तभी तो वो उनका सारा साम्राज्य चल पाएगा। ठीक है, तो साम्राज्य और राज्य में क्या, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? साम्राज्य यानी एक बहुत बड़ा इलाका जिस पर शासन किया जाए, राज्य एक छोटा इलाका जिस पर शासन किया जाए। तो साम्राज्य में बड़ी सेना की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी कि भाई कर इकट्ठा कर सकें। तो इस तरीके से साम्राज्य और राज्य अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी जो चिट्ठी पहुंचाया करते थे, खत पहुंचाया करते थे, तो उन्हें संदेशवाहक कहा जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के लिए कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, पर इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब देखिए, बहुत सी जगहों के नाम आए हैं। आप क्या करेंगे, इन सभी जगहों को मैप में तलाश करेंगे और उसके हिसाब से आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और आपका पाटलिपुत्र और इसी तरह के बहुत से नाम हमने अभी पढ़े थे पीछे भी, तो इन सभी नामों को आप मैप पर तलाश करेंगे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट, कर यानी कि टैक्स, कर और भेंट के रूप में मिलते थे, भेंट यानी कि गिफ्ट के तौर पे मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी अपनी इच्छा से अगर देना चाहें तो दें, वरना नहीं। उसे नजराना कहते हैं। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब देखिए, ये मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज जो है पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, यहां हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। राजा सामान्यतः यानी आमतौर पर हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं।
वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी ऐसा नहीं होता था एक ही कमरे में 2 रात एक लगातार सो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, क्या वजह रही होगी? कहीं कोई जहर ना मिला दे और राजा को मार न दे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ये आपको बताना है। ठीक है, संकेत क्या है? अध्याय 3 देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अब किससे उम्मीद कर रहे हैं? ये जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले, यानी जंगल में जो लोग रहते थे वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। क्या क्या चीज़ें? हाथियों की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी और मधु यानी कि शहद की ज़रूरत पड़ती थी और मोम जैसी चीज़ें लाकर देने के लिए उनसे कहा जाता था। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में लिपि में लिखे हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में आप ख्याल करेंगे कि आखिर अशोक ने युद्ध ख़त्म क्यों किए थे। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।